अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को। तो जैसा कि हम लोग हुक्स लॉ में जानते हैं कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस या स्ट्रेन ऑफ प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। इसलिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, तो ये जब ग्राफ बनाया जाता है ये बेसिकली आइडियल स्टील बॉडी के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें वो सारे पॉइंट्स हैं जो जनरल किसी भी बॉडीज में पाए जाते हैं। अब नेचर थोड़ा बहुत इधर उधर अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसी के स्टडी से हम लोग इन जनरल सारे मटेरियल के अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इसको पकड़ के और सब सारे पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, बाकी सब में जो वेरिएशंस है उसको देख लेंगे। तो देखिए, जब हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं तो इस ग्राफ में बहुत सारे अलग अलग तरह के पॉइंट्स मिलते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को यहाँ पे नोट करके दिखाया गया। O है, A है, B है, C है, D है, E और F। तो इन सब का क्या प्रॉपर्टीज है उसको आराम से एक एक करके समझेंगे। O से A जब जाते हैं तो ये एक जैसा बिहेवियर शो करता है मटेरियल, और वो कैसा बिहेवियर शो करता है? O से A के बीच में स्ट्रेन और स्ट्रेस जो है वो लीनियरली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और A पर आके वो प्रोपोर्शनैलिटी खत्म होता है। A के बाद अब प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। इसीलिए A को हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। ये वो लास्ट पॉइंट है जहां तक प्रोपोर्शनैलिटी वैलिड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। A से B एक छोटा सा रीजन ऐसा है जहां तक इलास्टिक भी है। तो जब हम कह रहे हैं B इज इलास्टिक लिमिट, मतलब वो ये कह रहा है कि O से B पूरा इलास्टिक रीजन है। O से B पूरा इलास्टिक रीजन है, मतलब O से A वाला रीजन भी इलास्टिक है और A से B वाला भी इलास्टिक है। प्रोपोर्शनल होना पहले बंद हो जाता है, इलास्टिक होना फिर भी कंटिन्यू रखता है, और एक ऐसा लिमिट आता है वहां पे वो अब इलास्टिक होना भी बंद करने वाला है। तो वो जो पॉइंट है उसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ये इलास्टिक लिमिट। तो ये इलास्टिक होने का क्या मतलब है कि आप अगर यहां तक खींच दीजिए और छोड़ दीजिए, वापस इसी रास्ते ऊपर आ जाएगा, मतलब उसका स्ट्रेन क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर स्ट्रेन जीरो हो गया, इसका मतलब है कि उसने अपना शेप पूरा पूरा रीगेन कर लिया। तो O से B जो इलास्टिक रीजन है, इस रीजन में अगर किसी बॉडी को हम लाके छोड़ देते किसी पॉइंट पे, तो वो वापस उसी रास्ते अपना पूरा पूरा शेप रीगेन कर लेता है। तो इलास्टिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। इस दौरान जो इलास्टिक फोर्स लगता है वापस लाने के लिए, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्लोज पाथ में क्या होता है? बोलो जी। मतलब हमने खींचते समय उस पर वर्क डन किया, उसको जितना एनर्जी दिया, वापस आते समय उसने वापस उतना एनर्जी कर दिया। टोटल एनर्जी उसके पास स्टोर्ड कितना है? जीरो। कोई एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड नहीं है उसके पास। इलास्टिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये नेचर हो गया बॉडी का बिटवीन O टू B। क्या क्या सीखा? O से प्रोपोर्शनल, लीनियर प्रोपोर्शनल। O से B इलास्टिक, मतलब कहीं भी छोड़ेंगे वापस अपने शेप को पूरा पूरा रीगेन कर ले, कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं। C क्या है? C कोई जनरल पॉइंट है। B के बाद E तक का पूरा पॉइंट, B से E का जो रीजन है उसको हम लोग प्लास्टिक रीजन कहेंगे। क्या बोलेंगे वो लोग? प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन मतलब यहां से ये जो डिफॉर्मेशन होगा उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा। B से E के बीच में किसी एक पॉइंट पे अगर आप छोड़ देंगे, पार्टिकल को लाएं, बॉडी को उतना खींचे, इतना स्ट्रेस दे दिए और उसके बाद छोड़ दें, तो वो इस रास्ते वापस नहीं आता।
इस रास्ते वापस आता है, और क्योंकि वो इस रास्ते वापस आता है तो वो वापस ओ तक नहीं पहुंच पाता, एफ तक पहुंचता है। मतलब उसमें इतना स्ट्रेन, ओएफ के बराबर स्ट्रेन परमानेंटली रह जाता है, और इसी को बोलते हैं परमानेंट सेट। और इसी से रिलेटेड टर्म है इलास्टिक हिस्टेरेसिस। द फैक्ट दैट when we release the body in plastic region, the curve is not retraced, कर्व रिट्रेस नहीं होता है। इसी चीज को हम लोग इलास्टिक हिस्टेरेसिस कहते हैं। समझ रहे हैं? ये गया इस रास्ते और आया इस रास्ते, इसी चीज को हम लोग इलास्टिक हिस्टेरेसिस कहते हैं। ये वो इलास्टिक हिस्टेरेसिस का कर्व हुआ, जाने का और फिर आने का। आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ते जाइएगा तो एक पीक वो पकड़ता है, एकदम हाईएस्ट पॉइंट। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये वो हाईएस्ट स्ट्रेस है जो वो विथस्टैंड कर सकता है। इससे ज्यादा स्ट्रेस वो विथस्टैंड नहीं कर सकता, और इसको हम लोग कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जब इसकी बात आई है तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो छूट गया। देखिए इलास्टिक लिमिट को ही हम लोग यील्ड पॉइंट कहते हैं। इलास्टिक लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां पे कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। यील्ड पॉइंट का जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है, देखिए यील्ड पॉइंट है ना बी, बी इज इलास्टिक लिमिट, और साथ ही साथ वो क्या है? यील्ड पॉइंट भी। उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है, स्ट्रेस एट बी, उसी को हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे। द स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ। सिमिलरली द स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और जब ये पहुंच जाएगा ना अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसके बाद आप स्ट्रेस ना बढ़ाइए, फ्लो होने लगता है। मटेरियल क्या होने लगता है? फ्लो। और उसके बाद सॉलिड है फिर भी फ्लो होने लगता है, और अपने आप वो ब्रेक हो जाता है, और ई पॉइंट पे आके वो फ्रैक्चर कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। इसलिए ई को कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेकिंग स्ट्रेस। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा बी और ई जो है वो क्या है? बी टू ई क्या है? प्लास्टिक रीजन। तो ये जो प्लास्टिक रीजन है ना, वही डिसाइड करता है कि मटेरियल डक्टाइल होगा कि ब्रिटल होगा। आपने सुना होगा कि कुछ मटेरियल डक्टाइल होता है, कुछ मटेरियल ब्रिटल होता है। नॉन मेटल्स जनरली ब्रिटल होते हैं और मेटल्स आर डक्टाइल। तो क्यों आता है उसमें डक्टिलिटी? डक्टिलिटी मतलब वायर बना सकते, मतलब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन कर सकते। परमानेंट डिफॉर्मेशन होते हुए भी वो टूटे नहीं। समझ रहे हैं? परमानेंट डिफॉर्मेशन हो लेकिन वो टूटे नहीं, तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन की वजह से ही वायर बन पाएगा। तो ऐसा मटेरियल डक्टाइल होगा। अब सोचो कैसा मटेरियल ज्यादा डक्टाइल होगा? मान लो उसका इलास्टिक लिमिट खत्म हुआ और तुरंत उसका फ्रैक्चर पॉइंट पहुंच गया, तो क्या उसका वायर बना सकते हैं? नहीं। उसका इलास्टिक लिमिट खत्म हुआ तब तक तो वायर बना नहीं, और उसके तुरंत बाद वो टूट गया तो वायर बनना पॉसिबल ही नहीं। समझ रहे हैं? मतलब इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में बहुत कम गैप हो तो वो ब्रिटल मटेरियल, उसका वायर नहीं बना सकते। उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन बहुत होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा हो देन द मटेरियल इज ब्रिटल मटेरियल। अगर प्लास्टिक रीजन उसका एक्सटेंडेड हो, इलोंगेटेड हो, तो वो मटेरियल कैसा होगा बोलो? डक्टाइल होगा। इतनी चीजें हमने सीखी, बहुत सारी नई चीजें सीखी हमने। प्रोपोर्शनल लिमिट देखा जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल है। हमने इलास्टिक लिमिट देखा जहां तक बॉडी इलास्टिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि अगर उस वहां तक छोड़ा जाए तो वो वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है। इसी पॉइंट को यील्ड पॉइंट कहते हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। बी से ई वाला जो रीजन है वो प्लास्टिक रीजन है, उसमें डी पीक पर
जो स्ट्रेस आता है उसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, और ई पे वो ब्रेक कर जाता है उसको हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। बी से ई के बीच में किसी पॉइंट पर अगर उसको छोड़ा जाए तो वापस अपना शेप रीगेन नहीं करता है, एफ पे आता है, उसमें परमानेंट स्ट्रेन रह जाता है, उस परमानेंट स्ट्रेन के रहने के फिनोमिनन को परमानेंट सेट कहते हैं। और क्योंकि वो वापस उसी रास्ते नहीं आता है, इस फैक्ट को हम लोग इलास्टिक हिस्ट्रेसिस कहते हैं। इलास्टिक फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, तो ए से बी के बीच में अगर छोड़ेंगे तो वापस उसी कर्व से आएगा, कोई एनर्जी वो स्टोर नहीं करेगा। लेकिन जब बी से सी वो आएगा, मतलब बी से ई के बीच में किसी पॉइंट से छोड़ा जाए और वो आएगा यहाँ पर, तो जितना वर्क डन हमने किया है उतना वर्क डन वो वापस करेगा नहीं, तो कुछ एनर्जी क्या कर लेगा बोलो, स्टोर। और वो जो एनर्जी स्टोर करेगा ना, वो हम लोग आगे देखेंगे, वो एनर्जी स्टोर इस एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है भाई। और उसके बाद हमने देखा डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल, कि अगर प्लास्टिक रीजन छोटा हो तो ब्रिटल मटेरियल, प्लास्टिक रीजन बड़ा हो तो डक्टाइल मटेरियल। जल्दी से इसको कॉपी करेंगे, फिर आगे कुछ और चीजों को देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम लोग को सीखना है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म हम लोग देखने जा रहे हैं उसका नाम है इलास्टोमर्स। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया रबर का, तो रबर इसी कैटेगरी में आता है। आप उसको खींचिए और खूब लंबा खींच सकते हैं। जनरली जब हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा था कि डेल्टा एल बहुत छोटा रहता है, लेकिन ये रबर वाला जो केस है उसमें आप डबल लेंथ भी खींच सकते हैं बिना ब्रेक किए हुए। तो ऐसा जो मटेरियल है, ऐसे मटेरियल को हम लोग इलास्टोमर कहते हैं, जिसमें इलास्टिक रीजन बहुत बड़ा, ठीक है, और लंबे लेंथ तक बिना ब्रेक किए हुए उसको हम लोग इलोंगेट कर सकें। So elastomers are those materials which have large elastic region and then they can be stretched to long lengths without breaking or without having permanent deformation. तो इसके एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, रबर हुआ, इलास्टोमर है, ऑर्टा है ना, हमारे बॉडी के अंदर एक वेन होता है, उसके लिए टेक्निकल टर्म वेन यूज करेंगे कि नहीं करेंगे वो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जाने, है ना, लेकिन वेन टाइप का ही कुछ चीज है ऑर्टा, वो बहुत लंबे लेंथ तक खींचा जा सकता है, तो वो भी इलास्टोमर हो गया। इसका जो प्लास्टिक रीजन की बात करें तो इसमें कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होगा, मोस्टली इलास्टिक रीजन होगा, और उसके बाद एक फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा जहां पे वो टूट जाएगा। ठीक है, हालांकि उसी में बहुत कई बार अगर आप खींचेंगे और छोड़ेंगे, कई बार इलोंगेट करके छोड़ेंगे, तो उसमें हल्का फुल्का परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा। ऐसा नहीं कि परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा ही नहीं इसमें। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इसका है वो ये है कि डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। आप देख रहे हैं कि स्टार्ट से ही ये एकदम कर्व को फॉलो कर रहा है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कर्व यहां से आपको दिख रहा है कि बहुत कम स्ट्रेस में आपको दिख रहा है कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेन क्रिएट हुआ है। आप स्टील पे, यहीं पे स्टील की बात करें तो स्टील के केस में क्या था, स्टील के केस में ऐसा ग्राफ था, इतना स्ट्रेस में इतना ही स्ट्रेन था, अब इतना स्ट्रेन, समझ रहे हैं। तो बहुत कम स्ट्रेस में हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेन इसमें प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक, इसका यंग्स मॉड्यूलस कम होता है। अगर इसको कंपेयर करें स्टील से तो स्टील का यंग्स मॉड्यूलस बहुत अधिक है। ठीक है, जिसका यंग्स मॉड्यूलस जितना अधिक होता है वो उतना अधिक इलास्टिक होता है, और इसीलिए स्टील और रबर में अगर पूछा जाए कि बताओ कौन ज्यादा इलास्टिक है, तो स्टील ज्यादा इलास्टिक है, रबर कम इलास्टिक है। हालांकि हम लोग जब सोचते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि रबर ज्यादा इलास्टिक है और स्टील कम इलास्टिक है, लेकिन होता एक्चुअली में उल्टा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ग्राफ देकर बोलेगा कि बताओ भाई 1 और 2 में कौन ज्यादा इलास्टिक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो निकालिए। आपको ये बड़ा दिखेगा, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो छोटा दिखेगा, मतलब यहाँ पे जो यंग्स मॉड्यूलस है वो बड़ा है, वहां पे यंग्स मॉड्यूलस छोटा है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा इलास्टिक है, ये कम इलास्टिक है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने डक्टिलिटी की बात की, एक और चीज होता है जिसको मेलिएबिलिटी कहते हैं। तो मेलिएबल
डक्टाइल जब हम लोग कहते हैं तो उसमें हम वायर बनाते हैं, और जब मेलिएबल कहते हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं, शीट। डक्टाइल है, वायर बनाना है तो उसको खींच के बनाते हैं, उसमें टेंसाइल स्ट्रेस देते हैं और टेंसाइल स्ट्रेन आता है ना। वहीं पर अगर हम उसको धक्का दें, उसको हम लोग कॉम्प्रेस करें, तो उसका जो ग्राफ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की जगह थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों डायरेक्शन बदल जाएगा, फोर्स भी बदल गया और उसका इलॉन्गेशन की जगह कॉम्प्रेशन होना शुरू हो गया, है ना, दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा। वहां भी एक प्रोपोर्शनल लिमिट होगा ए डैश, वहां भी एक इलास्टिक लिमिट होगा जिसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, और उसी इलास्टिक लिमिट को हम लोग क्या बोलेंगे, यील्ड पॉइंट। हालांकि कई बार बुक्स में आप देखेंगे इसको इलास्टिक लिमिट और इसको यील्ड पॉइंट कह रहा है, तो दोनों एक्सेप्टेबल है। और इसके बाद क्रशिंग पॉइंट कहला आ जाता है, और तब वो शीट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि अब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। समझ में आ रहा है? देन द मटेरियल बिकम्स क्या चीज, मेलिएबल, है ना। इसके बाद मटेरियल मेलिएबल बन गया, मतलब उसको शीट बनाया जा सकता है। अब देखिए, अब कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इलास्टिसिटी से रिलेटेड हैं, जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखने जा रहे हैं। तो एक टर्म है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का क्या मतलब, देखिए कोई बॉडी है, उसको हमने स्ट्रेच किया, वो शेप रीगेन करेगा, इलास्टिक रीजन में शेप रीगेन करेगा, लेकिन शेप रीगेन करने में कोई बॉडी कम समय लगाएगा और कोई अधिक समय लगाएगा। तो डिले इन रीगेनिंग द शेप को ही इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। जितना अधिक डिले होगा उतना इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट ज्यादा होगा, जितना कम डिले होगा उतना इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कम होगा। ठीक है, तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट वही डिले हो गया। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है समझिएगा। गैल्वेनोमीटर होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये यूज होता है करंट के डायरेक्शन को मेजर करने के लिए। ठीक है, सर्किट में स्मॉल करंट के डायरेक्शन को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। तो उसमें वो वहां पे एक इलास्टिक बॉडी रहता है, उसे कनेक्टेड रहता है, उसका सस्पेंशन वायर यूज किया जाता है। इलास्टिक बॉडी का सस्पेंशन वायर, वो वायर ट्विस्ट होता है, बार बार ट्विस्ट होता है, और वही पॉइंटर को भी ट्विस्ट करता है। समझ रहे? तो अगर मान लो करंट आया और ये वहां तक गया, लेकिन जब वो आगे बढ़ जाता है, जब उसको टॉर्क मिलता है तो वो आगे बढ़ जाता है, टॉर्क हुआ, ट्विस्टिंग टॉर्क मिला, टॉर्शनल टॉर्क मिलेगा, तो वो रोटेट करके ऐसे घूम जाएगा। लेकिन वो इक्विलिब्रियम पे तो नहीं रुका, वो आगे जाता है, लेकिन उसको रुकना कहां पे, जहां पे उस पे नेट टॉर्क जीरो, तो वो ऑसिलेशन करने लगेगा। समझ रहे हैं? जैसे ही अगर कोई बॉडी है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, उसको आपने फोर्स या टॉर्क लगाया तो वो घूमा और अपने मीन पोजीशन से, अपनी जगह से घूमा, अब नया मीन पोजीशन उसको मिलने वाला है, लेकिन वो उस मीन पोजीशन के अबाउट क्या होगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो एक तो वहां डैम्पिंग चाहिए हमको, तो वहां डैम्पिंग किया जाता है, एक एडी करंट होता है उसका डैम्पिंग। लेकिन वो कितना जल्दी शेप रीगेन करता है, वही ऑसिलेशन वापस कितना जल्दी आएगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो अपना शेप, ये जो ट्विस्टिंग वायर है, ये अपना शेप कितना जल्दी रीगेन करता है। तो वहां पे वैसा मटेरियल चाहिए जिसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बहुत क्या हो, छोटा हो। तो उसके लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है, क्वार्ट्ज को यूज किया जाता है। आपको मालूम है कि ये हाईली इलास्टिक बॉडी, क्वार्ट्ज को यूज करते हैं, या फॉस्फर ब्रोंज यूज होता है। तो ये एप्लीकेशन है, फॉस्फर ब्रोंज और क्वार्ट्ज इज यूज्ड एज सस्पेंशन वायर इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ड्यू टू स्मॉल इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। क्लियर है ये चीज? ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है इलास्टिक फटीग। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, वायर को लेते हैं, मोड़ते हैं, टूटता नहीं है, दोबारा मोड़ते हैं, नहीं टूटता है, तिबारा मोड़ते हैं, नहीं टूटता, बार बार मोड़ते रहिए, एक समय आता है जब वो क्या होता है, टूट जाता है। टूट जाता है कि नहीं? तो ये बार बार लोडिंग और रीलोडिंग की वजह से, या लोडिंग और अनलोडिंग की वजह से क्या हो रहा है, उसका स्ट्रेंथ लगातार कम होता चला जा रहा है, और फाइनली उसका स्ट्रेंथ इतना कम हो जाता है कि वो टूट जाता है।
तो लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉडी ड्यू टू कंटिन्यूअस लोडिंग एंड अनलोडिंग इज कॉल्ड इलास्टिक फटीग। फटीग मतलब होता है थकान। कहते हैं कि भाई बार बार लोडिंग अनलोडिंग करोगे तो भाई थकेगा कि नहीं थकेगा, और फाइनली थक के टूट जाएगा। समझ रहे हो, है ना, थक के चूर होते हैं हम लोग, ये थक के टूट जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं बोलो, इलास्टिक फटीग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इलास्टिक हिस्टेरेसिस। इसको हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पे थोड़ा रबर के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। हमने बताया था आपको कि लोडिंग करते समय और अनलोडिंग करते समय दोनों कर्व सेम नहीं, कर्व रिट्रेस नहीं करे, तो इसी फिनोमेनन को, इसी फैक्ट को क्या बोलते हैं, इलास्टिक हिस्टेरेसिस। रबर के केस में भी ऐसा होता है, इनफैक्ट इलास्टिक रीजन में भी उसको छोड़ दो तब भी ऐसा होता है। रबर के केस में तो परमानेंट डिफॉर्मेशन नाम का कोई चीज होगा नहीं, इलास्टोमर है, अभी हमने बात किया। तो यहाँ पे इलास्टिक में ही, इलास्टिक लिमिट में ही है, प्लास्टिक रीजन तो है ही नहीं उसके पास, इलास्टिक रीजन में ही है, लेकिन फिर भी वहां पे रिलीज करते हैं तो वो वापस उसी रास्ते नहीं आता है, किसी और रास्ते आता है। तो जाते समय जो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है वो ये है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ का ये पूरा एरिया, समझ रहे हैं। और आते समय वो वर्क डन कर रहा है, ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है बेसिकली। तो भाई जाते समय हमने वर्क डन ज्यादा किया और आते समय उसने वर्क डन बहुत कम किया उसके हमारे मुकाबले, तो इतना उसने हमको लौटाया, लेकिन कितना चुरा लिया उसने, इतना चुरा लिया, इतना वर्क डन उसने हमेशा हमसे चुरा लिया। हमने दिया 1000 रुपया, उसने दिया हमको 700 रुपया, 300 चुरा लिया कि नहीं चुरा लिया। ये 300 कहां होगा, उसके पॉकेट में, ये एनर्जी है जो उसके पॉकेट में है, समझ रहे हैं। मैंने 1000 जूल वर्क किया और उसने 700 जूल वर्क किया, तो 300 जूल कहां गया उसके पास, और वो जब उसके पास जाएगा वो इंटरनल एनर्जी बनेगा। इंटरनल एनर्जी मतलब हीट के रूप में उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा। इसलिए आप देखते हैं टायर बहुत चलता है तो गर्म होकर ब्रस्ट भी करता है कि नहीं करता। एक तो उसमें अंदर में जो एयर है उसका भी एक्सपेंशन होता है, टेम्परेचर हाई अगर रहे, समर का टाइम हो तो ज्यादा ब्रस्ट करता है टायर, क्यों, टेम्परेचर हाई होगा, है ना, तो वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, पर आप उसको इनक्लोज करके रखे हैं तो वो प्रेशर बढ़ा देगा, प्रेशर बढ़ाएगा तो ब्रस्ट कर सकता है ना, अगर उसका ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचा दे तो। लेकिन बहुत चलने के बाद कई बार ऐसा भी होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर है, गाड़ी ब्रस्ट नहीं भी कर रहा है, लेकिन लगातार चला 100 किलोमीटर, टायर ब्रस्ट हो गया, ऐसा होता है। वहां यही हो रहा होता है, वहां पे ये होता है कि हम लोग का हर साइकिल में जब लोडिंग होता है, क्या होता है, जब वो टायर नीचे आता है तो उस पर लोडिंग हुआ, जब वही टायर का वो हिस्सा ऊपर चला गया तो अनलोडिंग हुआ, तो कंटिन्यूअस लोडिंग अनलोडिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और हर लोडिंग अनलोडिंग में वो क्या कर रहा है, कुछ एनर्जी को चुरा रहा है, समझ रहे हो, कुछ एनर्जी चुराता चला जाएगा, वो हीट के रूप में वो उसका टेम्परेचर बढ़ाता जाएगा, एक समय आएगा वो ब्रस्ट कर जाएगा। तो क्या ये इलास्टिक हिस्टेरेसिस का जो कर्व है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन सिलेक्टिंग द मटेरियल। आप क्या चाहेंगे कि ये बहुत पतला रहे, ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करेंगे जिसका इलास्टिक हिस्टेरेसिस का एरिया क्या रहे, बहुत पतला रहे, ताकि वो हर साइकिल में जो एनर्जी चुरा रहा है वो बहुत कम चुराए, ताकि बहुत लंबा चलने के बाद भी ब्रस्ट ना करे। समझ में आ रहा है। तो कार टायर में पतला होना चाहिए। दूसरा आज जाते हैं शॉक एब्जॉर्बर, नाम सुनिए, ये गलत लिखी, शॉक एब्जॉर्बर होता है कि नहीं, शॉक एब्जॉर्बर नाम का चीज होता है। तो शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है, क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। अचानक से कहीं धक्का लग गया, अचानक से कोई धक्का लगा तो वाइब्रेट करने लगता है चीज, वो वाइब्रेशन डैम्प हो जाए और तुरंत वो नॉर्मल हो जाए, इसी चीज को शॉक एब्जॉर्ब करना कहते हैं, है ना। होता है ना, बाइक में भी होता है ना शॉकर, जिसको कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर होता है बेसिकली वो, है ना। आप किसी गड्ढे के पास गए तो वो बाइक ऐसे आपको कुदा ना दे, समझ रहे हैं, आपको ऐसे चम ना करा दे, इसके लिए उसको डैम्प करना जरूरी है। तो डैम्प कौन कर पाएगा, जो उसका एनर्जी उठा के आपने पास रख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, समझ रहे हैं। अचानक से हाई एनर्जी वो दिया और वो लेके उसको एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लिया, वो डैम्प कर देगा तुरंत, समझ रहे हैं, हाई डैम्पिंग फोर्स लगेगा और इसकी वजह से आप शॉक से बच सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें आप क्या चाहेंगे, कैसा मटेरियल हो,
जिसका वाइड हिस्टेरेसिस का एरिया है ना, एरिया इनक्लोज्ड विद इन हिस्टेरेसिस वाइड हो, ताकि आपने जितना एनर्जी दिया वो बहुत कम एनर्जी वापस करे आपको। समझ रहे हैं? अब नेक्स्ट साइकिल में जब आप लोडिंग करेंगे तो आपके पास बहुत ही कम एनर्जी हो, तो आपका जो नेक्स्ट ऑसिलेशन है उसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा हो, आपको शॉक पता नहीं चले। समझ रहे हैं? तो शॉक एब्जॉर्बर के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो वाइट लेते हैं, कार टायर के लिए यूज करेंगे वो थिन लेंगे। समझ में आया? इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए भाई, अब शुरू करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। स्ट्रेच्ड वायर, देखिए वायर को जब स्ट्रेच करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाता है। जैसे हमने कहा कि हम वर्क डन कर रहे हैं, तो जब हम वर्क कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होगा कि नहीं होगा? ये जो इलास्टिक फोर्सेस होता है ना भाई, हमने कहा कि इलास्टिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, बोले कि नहीं बोले? क्यों बोले? आपको मालूम है स्प्रिंग फोर्स इज आल्सो इलास्टिक फोर्स, तो वो भी कंजर्वेटिव है कि नहीं? तो वैसे ही ये भी स्प्रिंग की तरह ही काम कर रहा है। क्वेश्चन में कई बार स्प्रिंग के साथ रॉड का भी कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है, और उससे रिलेटेड भी ऑसिलेशन और टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम टाइप पूछा जा सकता है ना? इसका भी कुछ के होगा। कैसे? समझिएगा। हमने पढ़ा है F बाई ए इक्वल्स टू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। पढ़ा है कि नहीं? अब समझना है। F इक्वल्स टू क्या होगा? अभी के लिए डेल्टा एल फाइनल इलोंगेशन मानते हैं, बीच में कुछ इलोंगेशन x हो रहा है, मान लो ऐसे x बाई एल ले लो, तो F इक्वल्स टू क्या होगा? वाई ए बाई एल इंटू एक्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स ही है, तो आप देखिए F इक्वल्स टू के एक्स है कि नहीं? और जब हम लोग पढ़े थे स्प्रिंग, तो आपको बताया था कि स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के जो होता है वो एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ के कैसे एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? आप अगर आधा कर दीजिएगा स्प्रिंग को, उसका के डबल हो जाता है कि नहीं? यही तो है रीजन। ठीक है, तो F इक्वल्स टू के एक्स है। तो अगर आपको एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर निकालना है तो आपको मेथड पता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। मान लीजिए कि हम टोटल इलोंगेशन कर रहे हैं कितना? डेल्टा एल। बीच में कभी इलोंगेशन x भी रहा होगा, उस समय इधर फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स इतना लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स इतना ही लग रहा होगा ना। तो वर्क डन कितना है? dw करते हैं, x इलोंगेशन हो चुका है, उस समय फोर्स F है, और फर्दर और dx इलोंगेशन हुआ तो dw ftx होगा। x इलोंगेशन हो चुका है और फर्दर और dx इलोंगेशन हुआ। f का वैल्यू क्या लिखा जाए? y a बाई l इंटू एक्स dx। ये dw हो गया। टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डन w will be equal to integration of this value y a by l into x dx from 0 to delta l। x का वैल्यू तो यहीं से वेरी कर रहा है ना, 0 से लेके डेल्टा l तक वेरी कर रहा है, तो w का वैल्यू क्या आ गया? y a by l into x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा फ्रॉम 0 टू डेल्टा एल। तो W का वैल्यू आ गया y a अपॉन l इंटू डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इसी को हम लोग कह सकते हैं इतना ही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा? बोलो, स्टोर हो जाएगा। तो U इक्वल्स टू क्या आ गया? हाफ इंटू, देखना भाई, हाफ इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ऐसा पहले लिख लो। एक और डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल अपॉन एल हमने क्या किया? एक एल ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और एक एल डिवाइड कर दिया, तो 2 डेल्टा एल इंटू एल आ जाएगा।
इंटू वाई, इसी में इसी ब्रैकेट के अंदर वाई भी रख दें, ठीक है, वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। क्या बच गया, बस एक एल बच गया और एक एरिया बच गया। एल इंटू एरिया क्या होगा, वॉल्यूम होगा कि नहीं। आप देखिए एनर्जी स्टोर्ड का अगर आप पूरा अच्छे से फॉर्मूला देखेंगे तो U इक्वल्स टू हाफ इंटू, ये स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस है कि नहीं, बताइए। y टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल, एफ बाई ए आएगा कि नहीं। तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, और U बाई V अगर करेंगे स्मॉल u, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो आ जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसीलिए आपको हम बार बार बोल रहे थे कि भाई साहब स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो ग्राफ होगा, उस ग्राफ के अंदर जो एरिया लेंगे, एरिया क्या आएगा बताओ, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आएगा कि नहीं। ट्रायंगल बन रहा है, तो वो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बताता है कि नहीं बताता। तो दो बार ये चीज बताए थे, तो वो यहीं से आता है। अच्छा, इसको डिराइव करने का एक और आसान तरीका यूज किया जाता है बिना इंटीग्रेशन के, जो आप देखेंगे एनसीईआरटी में इसको यूज किया है। क्या तरीका है, तो वो तरीका है एवरेज फोर्स का, टोटल वर्क डन इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा एल। एवरेज फोर्स क्या होगा, इनिशियली फोर्स 0 था और बाद में फोर्स जो आ जाएगा वो y इंटू डेल्टा एल बाई एल, यही आएगा, इंटू एरिया बाई 2 इंटू डेल्टा एल। देखिए ये कैसे हुआ, डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन हो गया, इंटू वाई स्ट्रेस हो गया, है ना। स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस हो जाएगा कि नहीं, और स्ट्रेस इंटू एरिया करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। ये फाइनल फोर्स, इनिशियली फोर्स 0, एवरेज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल, है ना। अब ये अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो ये बिल्कुल यही एक्सप्रेशन आ गया, वाई ए डेल्टा एल बाई एल इंटू बाई 2, बस इतना ही। बाद में तो एल बाई एल को मल्टीप्लाई किए, समझ में आया। तो यहां से भी वहां तक पहुंचा जा सकता था, ये थोड़ा उससे आसान तरीका है। जल्दी से इसको कॉपी करिए।